से प्रॉब्लम को हाइपोथेसिस बना सकें और कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स को देखकर उनमें से लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सकें। यानी डेटा बोल रहा है कि ये समझने की सलाहियत हो आपके अंदर। थर्डली, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो है ना मिस कर देते हैं। आप क्रिटिकल थिंकिंग और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी तो आगे कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और आपने उसको क्रिएट भी कर लिया, आपने सारे इश्यूज भी रिजॉल्व कर लिए, लेकिन जो आपका एक पूरा पैकेज होता है ना, इस पैकेज को आप लोगों को कैसे बताते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एनालिसिस भी कर ली, समझा भी लिया, मतलब समझा नहीं पाए, तो सब बेकार हो जाता है, इसके अंदर कोई फायदा नहीं होता आपका। आपने अपनी स्टोरी टेलिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि सामने आपका कोई नॉन टेक्निकल लीडर भी हो, बिजनेस लीडर हो, कोई भी हो, तो उसको फौरन क्लियर तरीके में समझ आ जाए। क्योंकि अगर ये समझ नहीं आ पाएगा कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या चीजें दिखाना चाह रहे हैं, तो इन सब चीजों का फिर कोई फायदा नहीं है। thirdly, फिर हम बात करते हैं कि आज इस डेटा रिच लैंडस्केप के अंदर सरवाइव करने के लिए एविडेंस बेस्ड डेटा लेने के लिए ये स्किल्स भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल और लाजमी है। क्योंकि अगर इन स्किल्स के अलावा आप किसी भी जगह चले जाएंगे तो ये आपको कहीं भी जॉब, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं भी आपको मतलब ऐड नहीं करेंगे, आपको बुलाएंगे नहीं। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारी टेक्निकल स्किल्स होगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। हमने इंट्रोडक्टरी तो बता दिया कि आपको क्या क्या चीजें नीड है, एआई क्या है, एनालिसिस स्किल्स क्या है। तो अब हम बात करते हैं डेटा माइनिंग क्या है। डेटा माइनिंग एक एडवांस प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज डेटा सेट से यूजफुल इंफॉर्मेशन, हिडन पैटर्न्स और मीनिंगफुल रिलेशनशिप को डिस्कवर करते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे गोल्ड माइनिंग है, उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास आता है, उनमें से हम वैल्यूएबल गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरह डेटा माइनिंग के अंदर हम मैसिव कलेक्शन ऑफ डेटा से वैल्यूएबल इंसाइट्स को इम्पोर्टेंट नॉलेज के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्मार्टर और बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। फर्स्टली, डिफरेंट सोर्सेज जैसे डेटाबेस, वेबसाइट्स, एप्लीकेशन और क्लाउड सिस्टम से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडली, कलेक्टेड डेटा को क्लीन और प्रिपेयर किया जाता है ताकि एरर्स, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स और इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाए। थर्डली, डेटा एक्सप्लोरेशन और एनालिसिस परफॉर्म की जाती है ताकि उसके स्ट्रक्चर, बिहेवियर और इम्पोर्टेंट डिटेल्स को बेटर किया जा सके। फोर्थली, एनालिटिकल टेक्निक्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और मॉडर्न एआई को यूज करते हैं ताकि पैटर्न्स, ट्रेंड्स और और जितने भी ट्रेंड्स हैं उनके कस्टमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जा सके। फाइनली, जितने भी हमारे पास डिस्कवर्ड पैटर्न्स होते हैं ना, उनको हम एक एक्शनेबल इंसाइट में जनरेट करते हैं, जो बिजनेसेस और बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो इन्हीं चीजों पर मैटर करते हैं, इन्हीं चीजों पर बेस करते हैं। बेसिकली उनका जो मेन पर्पस होता है ना वो यही होता है कि वो इंसाइट्स के थ्रू अपने आगे के मूव्स को प्लान कर सकें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको तो पता ही है कि आज के डिजिटल एरा के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डेटा माइनिंग को बहुत ज्यादा ही पावरफुल कर दिया है, एफिशिएंट और इंटेलिजेंट बना दिया है। एआई पावरफुल सिस्टम्स पूरे वर्कफ्लो को ऑटोमेट और एक्सलेट करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज डेटा सेट्स को बहुत ज्यादा फास्ट, एक्यूरेटली और एफिशिएंटली एनालाइज किया जा सके। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को रियल टाइम इंसाइट्स, एक्यूरेट प्रिडिक्शन और स्मार्टर डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबिलिटीज मिलती हैं, जो फ्यूचर प्लानिंग्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर इन्हीं इंसाइट्स के थ्रू, कोई एआई के थ्रू या फिर उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, पीपल्स होते हैं, जो इसके ऊपर वर्किंग करके इनको पूरी एक प्रिडिक्शन जनरेट करके दे देते हैं। जिससे सबसे पहले वो लोग ये चेक करते हैं कि हमारे फ्यूचर के अंदर इसके आउटकम्स क्या होंगे। अगर इसके आउटकम्स अच्छे होते हैं तो फिर उसको वो इन इंसाइट्स को अप्लाई कर देते हैं, वरना फिर वो इन इंसाइट्स को रहने देते हैं।
थर्ड, अब हमने ये तो बात कर ली कि डेटा माइनिंग क्या है, और मैंने आपको बताया कि एआई इस डेटा माइनिंग के अंदर क्या कर रहा है। तो एआई की जो चीजें हैं अब हम उनको डिटेल में समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अभी मैंने आपको बताया। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है यस यस। ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एआई डेटा माइनिंग को मैनुअल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से ऑटोमेटेड, इंटेलिजेंट और हाईली एफिशिएंट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सबसे पहले इनके तकरीबन 5 से 6 हमारे पास ऑटोमेशन मतलब प्रोसेसेस हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले स्पीड आ गई हमारे पास। इसके अंदर ट्रेडिशनल डेटा माइनिंग के अंदर जो पुराने लोग मतलब हमसे पहले वाली जनरेशन थी, तो आप अगर कोई भी आपके घर में बड़े जो लोग हैं उनसे आप पूछिएगा जो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर साइंस के फील्ड में थे, तो वो आपको बताएंगे कि ट्रेडिशनल डेटा माइनिंग के अंदर लार्ज डेटा सेट्स को किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। उसके अंदर हमें एक एक वर्ड को चेक करना पड़ता था, एक एक स्पेस को, कि किस तरीके से हम इसके अंदर इंसाइट्स ले सकते हैं, जिसके अंदर वीक्स और मंथ्स भी लग सकते हैं। लेकिन एआई पावर्ड सिस्टम से हमने सिर्फ उनको एक एल्गोरिथम सेट करना था। सिर्फ उन्होंने फिर उसको आवर्स, मिनट्स और कभी कभी तो मिलीमीटर सेकंड्स के अंदर भी प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक गूगल की। गूगल ने तकरीबन अपने एल्गोरिथम को इतना फास्ट कर दिया है कि कभी आप जाके सर्च करेंगे ना किसी भी मूवी नेम या पीडीएफ नेम, तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है 0.344 मिलियन सेकेंड्स के अंदर इतने मिलियन सर्चेस आपको शो कर रहा है। तो उसने इतने बड़े लार्ज डेटा सेट्स के अंदर से आपको मिलियंस मिलियंस सर्चेस करके दे दिए। इतना पावरफुल एल्गोरिथम है हमारे पास गूगल का। फिर हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी के अंदर मशीन लर्निंग मॉडल्स कंटिन्यूअसली अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज से ओवर टाइम डेटा को देखते रहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू देयर एल्गोरिथम, और फिर अपने आंसर्स जो होते हैं, अपने इंसाइट्स को टाइम बाय टाइम इम्प्रूव करते रहते हैं। एआई सिस्टम्स सबस्टेल पैटर्न्स को, हिडन रिलेशनशिप्स को और कॉम्प्लेक्स ट्रेंड भी डिटेक्ट कर लेते हैं, जो ह्यूमन एनालिसिस के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। थर्डली हम बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग की। एआई सिर्फ पैटर्न डिस्कवर नहीं करता, बल्कि उन पैटर्न्स को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट भी करता है। ये स्मार्ट रिकमेंडेशन जनरेट करती है और पॉसिबल एक्शन सजेस्ट करती है, और फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। ये वो सारी बातें आ रही हैं जो मैं आपको शुरू में मैंने आपको बताई। अब हम इन सब की एक दफा एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं स्पीड की एग्जांपल। गूगल, मैंने आपको बताया गूगल का एआई रिकमेंडेशन सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 8.5 बिलियन सर्चेस को मिली सेकेंड्स के अंदर प्रोसेस करता है। फिर हम बात करते हैं एक्यूरेसी की एग्जांपल। आईबीएम वॉटसन हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर ऑकोलॉजी की रिकमेंडेशन के लिए अराउंड 96% एक्यूरेसी अचीव करता है, स्पेशली कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सजेशन के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग के एग्जांपल के लिए। डिसीजन मेकिंग के अंदर amazon का, amazon तो आई थिंक आप सबने यूज किया होगा कभी किसी ना किसी प्रोडक्ट मंगवाने के लिए। amazon का एआई पावर्ड रिकमेंडेशन इंजन, आपने देखा ही होगा कि कंपनीज की ऑलमोस्ट 35% रेवेन्यू जो जनरेट होता है ना, वो सिर्फ इन्हीं रिकमेंडेशन पर जनरेट हो रहा होता है। वरना आज तो अमेजोन का पता नहीं क्या हाल हो रहा होता अगर ये रिकमेंडेशन जनरेट वो लोग अप्लाई ना करते, क्योंकि 35% रेवेन्यू इस बहुत बड़ी कंपनी के लिए बहुत सारी चीजों को हैंडल करता है। अब हम ये तो एग्जाम्पल्स देख लिया, अब ये मैटर क्यों करता है आज के वर्ल्ड के अंदर? बिकॉज एआई फास्टर प्रोसेसिंग, एडवांस पैटर्न रिकॉग्निशन, एक्यूरेट फोरकास्टिंग और स्मार्टर बिजनेस रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से डेटा माइनिंग के वर्क फ्लोस ज्यादा स्के ज्यादा स्केलेबल, एफिशिएंट और बिजनेस ओरिएंटेड बन गए, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन बेटर स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा इंटेलिजेंट डेटा डिस्कवरी की।
इंटेलिजेंट डेटा डिस्कवरी क्या है? ये एक ऐसा एडवांस प्रोसेस है जिसमें हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स और एनोमलीज को ऑटोमेटिकली लार्ज डेटा सेट्स में डिस्कवर किया जाता है विदाउट प्री डिफाइंड हाइपोथेसिस। ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस में एनालिस्ट को पहले से पता होता है कि क्या सर्च करना है, लेकिन इंटेलिजेंट डेटा इंसाइट्स खुद रिवील कर देती है। रिटेल सेल्स पैटर्न के अंदर रिटेल इंडस्ट्री में टारगेट ने डिस्कवर किया है कि कस्टमर्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टमर्स जो डायपर्स और बेयर्स टुगेदर मतलब मिला के परचेज करता है ना, तो उनका बास्केट साइज ऑटोमेटिकली 22% तक इंक्रीज हो जाता है। ये कस्टमर की बाइंग बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। और कस्टमर बिहेवियर ट्रेंड्स के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर में हेल्थ केयर सेक्टर में मायो क्लिनिक ने एआई पावर्ड एनालिटिक्स यूज करके डिजीज पैटर्न्स के थ्रू आइडेंटिफाई किए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की रिडेम्पशन रिड्यूस हुई है 18% तक। जिसकी वजह से आज यूएस के अंदर बहुत सारे लोगों की हेल्थ के ऊपर उनको अवार्ड्स भी मिले हैं और मल्टीपल चीजों के अंदर उनको अवार्ड्स भी दिए गए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा है उनका। अब अगर मार्केट एनोमलीज की बात की जाए तो फाइनेंस इंडस्ट्री में जेपी मॉर्गन का एडवांस एआई सिस्टम यूज करता है जो फ्रॉड पैटर्न्स को 99.2% एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट करता है, जो इम्प्रूविंग सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हेल्प देता है। अब अगर इसके हम सीजनल पैटर्न्स देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक्स के एल्गोरिथम आपने देखे ही होंगे। देखे तो नहीं होंगे फिलहाल, आपने टिकटॉक तो यूज किया ही होगा कि उसके अंदर हर दिन 500 मिलियन वीडियोस प्रोसेस करता है ताकि ट्रेंडिंग पैटर्न्स जो है ना उसके उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। उसका एल्गोरिथम बेसिकली ऐसे डेवलप किया गया है कि टिकटॉक के अंदर जितनी भी वीडियोस आपकी अपलोड हो रहे हैं ना पर डे, तो आपने अकाउंट तो क्रिएट किया होगा, उसके ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आया होगा कि आप क्या क्या चीजें उसके अंदर चेक देखना चाहते हैं। तो अगर आपने गेमिंग या फिर कोडिंग सेलेक्ट किया होगा तो वो आपको उसी टाइप की वीडियोस देता है। तो जब वीडियो अपलोड होती है ना तो उसके नीचे एक हैशटैग्स दिए गए होते हैं। उन हैशटैग के थ्रू वो एल्गोरिथम डिफाइन करता है कि ये किस टाइप की वीडियो है। अब आपने वीडियो देखी, टिकटॉक के एल्गोरिथम ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये गेमिंग की वीडियो है, तो अब हमें इस यूजर को दिखाना है। इस यूजर को अगर वो जब दिखाएंगे तो उस हिसाब से वो 500 मिलियन वीडियोस पर डे प्रोसेस करता है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, मिलियंस ऑफ डेटा को पॉइंट्स के अंदर साइमल्टेनियसली प्रोसेस करती है और कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टलेशन को आइडेंटिफाई करती है जो मैनुअल डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेसेस को वैल्यूबल इंसाइट्स मिलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्रिएट करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है वो इनके लिए। अब हमने इतनी सारी प्रिडिक्शन तो देख ही लिया है, लेकिन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग वर्क कैसे करते हैं, बेसिकली इनका वर्क होता क्या है, तो अब मैं आपको वो समझा। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग इज बहुत ज्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है एआई की और डेटा माइनिंग की। इस प्रोसेस में हम हिस्टोरिकल डेटा जो होता है ना, हिस्टोरिकल डेटा को मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर क्रिएट करता है जो फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं विद हाई एक्यूरेसी। ठीक है, फर्स्टली मॉडल्स हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा रॉ डेटा और रॉ इन्फॉर्मेशन क्वालिटी के अंदर बहुत ज्यादा दी हुई होती है। तो इस बेटर मॉडल की परफॉर्मेंस होती है जब हमारे पास ज्यादा डेटा होगा। सेकेंडली, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू हम उन डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ट्रेन करते हैं ताकि वो पैटर्न्स रिलेशनशिप को मतलब लर्न कर सके, उनको चेक कर सके, उसके हिसाब से वो आपको आउटकम्स दे। थर्डली, मॉडल रिकग्नाइजेशन वो परफॉर्म करता है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है, स्पेसिफिक आउटकम्स के साथ कनेक्ट होता है और फिर फाइनली वो ट्रेन मॉडल्स फ्यूचर प्रिडिक्शन जनरेट करते हैं अबाउट अपकमिंग डिसीजंस। हिस्टोरिकल डेटा को प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का फाउंडेशन फाउंडेशन बोला जाता है बिकॉज ये प्रोवाइड्स
it provides past information and trends. सेकेंडली मॉडल ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग के मॉडल कंटिन्यूसली ट्रेन होती है यूजिंग लार्ज डेटा सेट्स ताकि एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकें। फिर वो पैटर्न रिकग्नाइजेशन करता है, एआई सिस्टम्स हिडन पैटर्न्स को, रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करता है जो ह्यूमन के लिए डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। फिर वो फ्यूचर आउटकम्स उसके थ्रू देता है, डिस्कवर पैटर्न्स करता है, हेल्प, फिर वो बिजनेसेस को और ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, क्लीवलैंड क्लिनिक। क्लीवलैंड क्लिनिक एआई सिस्टम्स यूज करके पेशेंट रिडेम्पशन जो होता है ना, उसको 85% तक एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर चुका है, जिसकी वजह से हेल्थ केयर प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस इनेबल हो चुके हैं। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, फोरकास्ट। तो आप लोग रोजाना ही चेक करते होंगे कि क्योंकि बहुत ज्यादा ही गर्मी चल रही है आज, बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। तो NOAA की एआई मॉडल्स 5 डे के वेदर को फोरकास्ट करता है विद अराउंड 90% एक्यूरेसी अचीव कर चुका है वो आज के दौर के अंदर, जो हेल्प करता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अंदर इसने फ्लड्स को ओवरकम करने के लिए ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ उनकी गवर्नमेंट को हेल्प किया था, जिससे ऑलमोस्ट 9 मिलियन पॉपुलेशन सेव की गई थी वहां पे। फिर अब हम बात करते हैं बिजनेस ट्रेंड्स के अंदर ये कैसे हेल्प करता है हमारे पास। जारा, जारा ब्रांड का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। ये एआई ड्रिवन प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज करता है, जो फैशन ट्रेंड्स को 2 वीक्स पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है, जिससे उनका इन्वेंट्री रेट वेस्ट जो होता है ना, वो 40% तक रिड्यूस कर देता है। फिर हम कस्टमर चर्न प्रोडिक्शन की बात कर लेते हैं। टेलीकॉम कंपनीज, तो आपने किसी ना किसी एग्जाम्पल, आई थिंक जब याद नहीं आ रही, तो टेलीकॉम कंपनीज एआई मॉडल यूज करके कस्टमर चर्न को 92% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर चुके हैं। ये इनेबल करता है टारगेटेड रिटेंशन कैंपेन्स को, टारगेटेड कैंपेन रिटेंशन कैंपेन्स को ये बहुत ज्यादा इनेबल करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एडवांस एल्गोरिथम्स को ये ज्यादा तरजीह देता है, क्वालिटी हिस्टोरिकल डेटा और एआई पावर्ड एनालिसिस कंबाइन करता है ताकि फास्टर, स्मार्टर और एक्यूरेट प्रिडिक्शन जनरेट की जा सके। अब एडवांस कस्टमर इंसाइट जनरेट कैसे की जाती है, इनको हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि एडवांस कस्टमर इंसाइट्स और डेटा माइनिंग की मोस्ट विजिबल और पावरफुल एप्लीकेशन में से एक है स्पेशली पर्सनलाइजेशन सिस्टम्स में। आज के टाइम में जब भी आप नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या amazon यूज करते हैं, ये इंटेलिजेंस सिस्टम्स को यूज करके एनालाइज करते हैं कि आप क्या वॉच कर रहे हैं, कितनी देर उन कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं और वो किस टाइप के कंटेंट है, किस टाइप के कंटेंट को आप स्किप कर रहे हैं और किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। फिर मशीन लर्निंग और प्रिडिक्टिव एनालिसिस की हेल्प से ये सिस्टम पर्सनलाइज रिकमेंडेशन जनरेट करते हैं जो आपको मोस्ट रेलिवेंट लगते हैं। स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, सबसे पहले नेटफ्लिक्स के एआई एल्गोरिथम यूज करता है, जो व्यूइंग पैटर्न्स, पॉज पॉइंट्स, रिवाइंड बिहेवियर, रेटिंग्स और वॉच हिस्ट्री एनालाइज करता है ताकि रिकमेंडेड मूवीज और शोज सजेस्ट किए जा सकें। स्पॉटिफाई भी लिसनिंग हिस्ट्री, स्किप सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट एनालाइज करता है ताकि पर्सनलाइज म्यूजिक रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जा सके। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया के अंदर ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक एआई पावर्ड रिकमेंडेशन यूज करते हैं ताकि यूजर इंगेजमेंट पैटर्न्स एनालाइज कर सकें। ये सिस्टम्स आपके लाइक्स, कमेंट्स और वॉच टाइम्स और इंटरेक्शन को मॉनिटर करते हुए सिमिलर कंटेंट आपकी फीड में रिकमेंड करता है। ई कॉमर्स के अंदर amazon और अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे amazon हो गया, अलीबाबा हो गया, ड्राज हो गया, प्लेटफॉर्म ब्राउजिंग हिस्ट्री, सर्च एक्टिविटी और परचेज बिहेवियर एनालाइज करते हैं ताकि प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड किए जा सकें जो कस्टमर को पसंद आ सकें। इससे कस्टमर्स एक्सपीरियंस और सेल्स दोनों इंप्रूव होते हैं।
एडवांस कस्टमर इंसाइट्स की वजह से यूजर को बेटर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलता है, बिकॉज दे डिस्कवर कंटेंट और प्रोडक्ट्स जो उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। कंपनीज के लिए टेक्नोलॉजी कस्टमर्स एंगेजमेंट, यूजर सेटिस्फेक्शन, वॉच टाइम और रेवेन्यू इंक्रीज करती है। स्टडी शो करती है कि पर्सनलाइज रिकमेंडेशन कंपनीज की रेवेन्यू आज का सिग्निफिकेंट पोर्शन जनरेट कर सकती है, मतलब वर्ल्ड का सिग्निफिकेंट एक अलग से पोर्शन जनरेट कर सकती है। बात करते हैं हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में एआई डेटा माइनिंग इंडस्ट्रीज को स्मार्टर, फास्टर और मोर कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में हेल्प करती है। एआई ऑपरेशनल डेटा को एनालाइज करके इनएफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करती है और ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करती है। इससे कंपनीज को रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, फ्यूअर एरर्स और फ्यूअर सर्विस अचीव होती हैं। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम डिमांड फोरकास्ट और लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन एनालाइज करते हैं ताकि इन्वेंट्री लेवल ऑप्टिमाइज किए जा सकें, वेस्ट रिड्यूस हो और शिपिंग कॉस्ट को मिनिमाइज की जा सके। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे दूं तो वॉलमार्ट की एक एआई ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी ने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक रिड्यूस किया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर एआई प्रोडक्शन डेटा एनालाइज करती है और इक्विपमेंट फेलियर्स को प्रिडिक्ट कर दिया बिफोर दे हैपन। इस प्रोसेस को प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। सेमेंस ने एआई पावर्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यूज करके डाउन टाइम को ऑलमोस्ट 50% और मेंटेनेंस को 25% तक रिड्यूस किया। एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर एआई एनर्जी कंजप्शन पैटर्न्स एनालाइज करती है ताकि हीटिंग कूलिंग और लाइटनिंग सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज किया जा सके। इसकी एग्जांपल है गूगल एआई बेस्ड सिस्टम्स यूज करके अपने डेटा सेंटर्स की एनर्जी कंजप्शंस को अराउंड 40% तक रिड्यूस किया, जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर सेव हुए। अब हम बात करते हैं वर्कफोर्स मैनेजमेंट की। वर्कफोर्स मैनेजमेंट के अंदर एआई एम्प्लॉय डेटा और वर्क पैटर्न्स एनालाइज करती है ताकि शेड्यूलिंग ऑप्टिमाइज हो। People always say, where's the Harley part?" That's Yeah, we need to have that portion, and especially in this weather. yeah, yeah. How about you? Doing well? Look great, Right. man. Yeah, everything looks good. Just wait for next 7 years. Check it out. You still at Eastern, right? I'm still at Eastern. It used to be the good one, but again, when the administration, nothing against you, I'm a very pathetic one. For the past, I would say 15 years, and this new guy came in. I think he already have been committed with the regions that he will clean up the top portion completely. It is not wrong, in my opinion. It's like as a management structure, I see that if somebody cannot change things in years, can't do anything. And if the decline took place in your case from go 22,000, we are now at 10. Initially, they kept telling us, "Oh no, we will going to right side our funds." But the decline was they didn't have any plan. So I think they did a good job placing everybody on the top. How we will going to reverse that skill with this specifically tough condition challenge? I don't see the things that the Department of Education did last week.
Like even simple as the work study, they have cut down 75%. But they are saying that 75% will going to give you federal government, 25% you want the civil. Where will you find the money from? Okay, Okay, so I'm let's ready for begin. my first. Okay, Yeah. okay. Yeah. So let's continue with the workforce management. AI एम्प्लॉय डेटा और वर्क पैटर्न्स को एनालाइज कर दिया है ताकि शेड्यूलिंग ऑप्टिमाइज हो, स्टाफिंग नीड की प्रिडिक्स की जा सकें और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे कि हॉस्पिटल्स ने एआई शेड्यूलिंग सिस्टम्स को यूज करके नर्स सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव की और ओवर टाइम कॉस्ट को रिड्यूस किया। अब हमने बात की वर्कफोर्स मैनेजमेंट की, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन की। प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर एआई रिपीटेटिव और रूटीन टास्क जो होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करता है जो ऑटोमेट किए जा सकें। आरपीआई यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जब एआई के साथ कंबाइन होती है तो ऑफिस के अराउंड 80% रूटीन टास्क ऑटोमेट किए जा सकें, जिससे एम्प्लॉय स्ट्रेटेजिक और हाई वैल्यू वर्क पर फोकस कर सकें। ये क्यों मैटर करता है? ये ऐसी चीज है जो अगर आज ना होती ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है हमारे लिए। ये है इसी की वजह से कंपनीज लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, बेटर प्रोडक्टिविटी और फास्टर फ्लो वर्क्स और इन्हीं जैसे स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस अचीव करते हैं। एआई पावर्ड ऑटोमेशन स्मार्टर डिसीजन लेने और रिसोर्सेस को मोर एफिशिएंटली मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। अभी तो हमने बात की कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्यों इम्पोर्टेंट है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है क्या, लेकिन जो डेटा माइनिंग और एआई आता है उसके अंदर सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है क्रिएट करने के बाद वो आती है रिस्क मैनेजमेंट। हमारे पास इसके अंदर रिस्क कितना है। अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि एआई पावर्ड डेटा माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और ऑपरेशनल रिस्क से प्रोटेक्ट करने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। एआई सिस्टम्स रियल टाइम मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा एनालाइज करते हैं और सस्पिशियस पैटर्न्स, एनोमलीज और अनयूजुअल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करते हैं जो ह्यूमन शायद मिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉड डिटेक्शन। ये कैसे होता है? बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज एआई सिस्टम्स यूज करती हैं जिसके थ्रू जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना हमारे पास, जैसे कि आपने भी बहुत सारे ट्रेंडिंग में चल रही है कुछ वेबसाइट जो क्रेडिट कार्ड जनरेट कर देती हैं आपके लिए। वो नंबर भी जनरेट, आईबीएन नंबर्स होता है, अकाउंट नंबर होता है और उसके पीछे सीवीसी नंबर भी दे देता है। तो वो सब आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ होता है लेकिन वो वर्किंग में नहीं आता। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि रिस्क एनालाइज, वो जो है ना उनके पास एक पैटर्न्स होते हैं जिसके थ्रू वो एनालाइज करते हैं कि ये बैंक नंबर हमारे पास मौजूद भी है या फिर नहीं है। तो इन एआई इन चीज़ों को लर्न करता है और हर कस्टमर को नॉर्मल स्पेंडिंग बिहेवियर का होता है। और अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन डिटेक्ट हो जाए किसी और अकाउंट के बैलेंस से या किसी और नंबर से तो सिस्टम उसे इंस्टेंटली फ्लॉग या फिर ब्लॉक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका क्रेडिट कार्ड या सडनली किसी डिफरेंट कंट्री में लार्ज परचेज के लिए यूज हो तो एआई उस एनोमली को डिटेक्ट करके ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर देता है और पहले आपसे कंफर्मेशन मांगता है थ्रू ईमेल और थ्रू एनी कॉल, एनी मैसेजेस। तो वो आपसे कंफर्मेशन मांगने के बाद फिर उसको कंफर्म करता है। सबसे पहले मास्टर कार्ड का एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम अराउंड 99% एक्यूरेसी अचीव कर चुका है और हर एनुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस प्रिवेंट करता है बाय एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन बिहेवियर इन रियल टाइम। अभी मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे घर में एक मीज़ान बैंक का कार्ड है। तो उसके पास जो है ना हमेशा मंथली ट्रांजैक्शन आती है किसी और के अकाउंट से। तो
बैंक के थ्रू हमारे पास कॉल आती है कि वो पूछते हैं कि आपके पास ये हमेशा बाहर किसी और अकाउंट से ट्रांजेक्शन आती है, तो ये आपकी है ट्रांजेक्शन है या फिर किसी और की है, ये क्यों आ रही है। तो वो इन इंसाइट्स को चेक करते हैं, इसी एआई सिस्टम्स को यूज करके एनालाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की। साइबर सिक्योरिटी में एआई नेटवर्क ट्रैफिक, सिस्टम लॉग्स और यूजर बिहेवियर कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है, ताकि मैलवेयर, इंट्रूजन्स और साइबर सिक्योरिटी अटैक को डिटेक्ट किया जा सके। एआई जीरो डे एक्सप्लॉइट्स भी आइडेंटिफाई कर सकती है, यानी ऐसे न्यू साइबर अटैक्स जो पहले कभी डिटेक्ट नहीं हुए, लेकिन एआई उनको डिटेक्ट कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज एडवांस एआई सिक्योरिटी सिस्टम यूज करती हैं, जो अराउंड 97% जीरो डे एक्सप्लॉइट्स को डिटेक्ट कर लेता है बिफोर दे कॉज एनी सीरियस डैमेज इनटू देयर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स। अनोमली डिटेक्शन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और ये सबसे ज्यादा टफ होता है किसी कंपनी के लिए इसको रोक। एआई अनोमली डिटेक्शन यूज अनयूजुअल पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई करते हैं अक्रॉस मल्टीपल डिटेक्शंस, मल्टीपल इंडस्ट्रीज। ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एआई सेंसर्स को एनालाइज करके इक्विपमेंट फेलियर्स को प्रिडिक्ट करती है बिफोर द ब्रेकडाउन। एनोमलीज ऐसी होती हैं कि आपके पास किसी एल्गोरिथम का एक पैटर्न दिया हुआ है कि ये वर्किंग हो तो इसको ब्लैक कर देना चाहिए, लेकिन एनोमलीज इस वर्किंग को चेक करते हुए ही ब्लॉक को किसी और वर्किंग के अंदर शिफ्ट कर देता है और फिर वो उसके आपकी इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड हो जाता है और फिर उसके बाद जो उसे करना होता है फिर वो कर लेता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर एआई अनयूजुअल पेशेंट वाइटल साइंस डिटेक्ट करती है, जो मेडिकल इमरजेंसीज के अंदर इंडिकेट कर सकती हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री, फिर अब बात करते हैं फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर एआई सस्पिशियस ट्रेडिंग बिहेवियर और मार्केट मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई करती है। जिसको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज होगी तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास जो कैंडल्स होती हैं, कभी वो अगर ऊपर चली जाती हैं या फिर नीचे किसी भी अनयूजुअल पैटर्न से नीचे आ जाती हैं, तो उन्हें फॉरनली रिवर्ट कर दिया जाता है उन एक्शंस को, या फिर चेंज कर दिया जाता है। तो वो इसी तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं। अब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम यूज करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इक्विपमेंट फेलियर्स को अराउंड 70% तक रिड्यूस कर चुकी हैं। इसके अंदर हमारे पास आते हैं प्रोवोकेटिव प्रोटेक्शन। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स मोस्टली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन एआई प्रोवोकेटिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एआई को कंटिन्यूसली लर्न करती हैं और न्यू थ्रेट्स को रियल टाइम में आइडेंटिफाई करती हैं। जो बैंक्स एआई सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं, उन्हें फ्रॉड लॉसेस अराउंड 50% तक रिड्यूस किया है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स, अगर हम चेक करें। तो अगर ये हमारे पास ना हो तो आपको पता ही है कि आज हमारे पास क्या क्या इश्यूज आ रहे होते हैं। कभी गूगल के अंदर कुछ हो रहा होता, amazon के अंदर कुछ हो रहा होता, हमारी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती थी, हमारा बैंक अकाउंट कोई भी एक्सेस कर सकता था। तो हमारे पास एआई डेटा माइनिंग के की बेनिफिट्स क्या हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं की बेनिफिट्स की। एआई डेटा माइनिंग के अंदर बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन को मेजरेबल और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली स्मार्टर डिसीजन मेकिंग, बिजनेस ग्रोथ और कस्टमर प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि स्मार्टर डिसीजन मेकिंग के अंदर कंपनीज जो एआई ड्रिवन डिसीजन सिस्टम्स यूज करती हैं, उनके अराउंड प्रॉफिटेबिलिटी 23% तक हायर होती है, बिकॉज एआई डेटा को एनालाइज करके फास्टर, स्मार्टर और मोर कॉन्फिडेंट बिजनेस डिसीजन जनरेट करता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के अंदर एआई फर्स्ट कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3x फास्टर ग्रो करती है, बिकॉज दे रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर और मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर। एक मिनट, ये हमारे मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर और चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस को ये चेक करता है।
फिर उसके बाद डिस्कवरिंग, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज को कैसे डिस्कवर करता है। नेटफ्लिक्स के एआई सिस्टम ने डिस्कवर किया है कि स्पेसिफिक रीडायरेक्टर एक्टर कॉम्बिनेशन सर्टेन ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इस इंसाइट की वजह से अराउंड $2 बिलियन की न्यू कंटेंट इन्वेस्टमेंट की गई है। कस्टमर लॉयल्टी को कैसे इंप्रूव करती है एआई। एआई पावर्ड पर्सनलाइजेशन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज को 25% to 30% तक इंक्रीज कर दिया है बाय क्रिएटिंग मोर रेलिवेंट पर्सनलाइज्ड और सेटिस्फाइंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस। एआई बूस्ट कैसे करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को। एआई ऑटोमेशन रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को एलिमिनेट करती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अराउंड 40% तक इंक्रीज होती है और वर्क फ्लो ज्यादा एफिशिएंट बनाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारा जो हेल्प करता है वो होता है कॉस्ट रिड्यूशन के अंदर कंपनीज एआई ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमेशन यूज करके ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है हमारे पास अराउंड 15 to 30% रिड्यूस करती है थ्रू बेटर एफिशिएंसी रिसोर्स मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट्स, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, क्योंकि ये टाइम के साथ कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो जैसे कि आज एआई डेटा माइनिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं, उन्हें स्ट्रॉन्गर बिजनेस परफॉर्मेंस, बेटर कस्टमर्स रिलेशनशिप्स और मोर एफिशिएंट ऑपरेशनल मिल रही हैं। फ्यूचर में डेटा और एआई बिजनेस सक्सेस का भी इम्पोर्टेंट पार्ट बनाए जाते हैं बनने वाले हैं। इसलिए एआई एडॉप्शन कंपनीज के लिए मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस अक्रॉस इंडस्ट्री। हमारे पास जो रियल लाइफ एप्लीकेशन सबसे पहले आती हैं, उनके अंदर हम बात कर लेते हैं हेल्थ केयर के अंदर। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी चीज के अंदर एग्जांपल दी थी, ओकोलॉजी, आईबीएम वॉटसन की ओकोलॉजी एडवांस एआई सिस्टम्स यूज करती है जो डेली 300+ मेडिकल जर्नल एनालाइज करते हैं, ताकि पर्सनलाइज्ड सेंटर ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जा सके विद अराउंड 96% एक्यूरेसी। ये क्लिनिकल्स को हिडन मेडिकल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें, फास्टर डायग्नोसिस करें और अर्ली इंटरवेंशन में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन सेक्टर में ये कैसे हेल्प करता है। आप सबने तो आई थिंक आप सबके पास एक या दो सर्टिफिकेट्स तो होंगे ही कोर्सेरा के। कोर्सेरा का एआई रिकमेंडेशन सिस्टम अराउंड 100+ मिलियन यूजर्स को पर्सनलाइज लर्निंग पाथ सजेस्ट करता है। एआई स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग बिहेवियर और प्रोग्रेस एनालाइज करती है, जिसकी वजह से कोर्स कंप्लीशन रेट्स अराउंड 45% हायर हो जाती है। इस एग्जाम्पल में आपको ऐसे बताता हूँ कि कोर्सेरा के अंदर अगर आपने कोई भी कोर्स कंप्लीशन की होगी, तो उसके अंदर आपके पास आ रहा होता है ना 50% कंप्लीशन, 100% कंप्लीशन। जैसे जैसे आपकी कंप्लीशन होती रहती है ना, तो वो उस बार के थ्रू, उस कंप्लीशन एआई मॉडल के थ्रू आपको जनरेट करके पूरा एक लर्निंग पाथ बना देता है, कोर्स पाथ बना देता है। जिसके अंदर जैसे आपने अगर जनरेटिव एआई एआई सीखा तो वो आपको जनरेटिव एआई का बताएगा। फिर आपने जनरेटिव एआई सीखा तो वो आपको डीप लर्निंग का बताएगा। आपने डीप लर्निंग सीखा तो वो एजेंटिक एआई का बताएगा। ऐसे जितनी भी नई नई चीजें आती रहेंगी तो वो आपके इंटरेस्ट को शो करते हुए बताता रहेगा, एक पूरा पाथ जनरेट कर देगा आपके लिए। ये हमारा एजुकेशन का पार्ट हो गया। अब बिजनेस के अंदर, बिजनेस और ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर amazon का डिमांड फोरकास्टिंग एआई इन्वेंट्री बेस को अराउंड 35% तक रिड्यूस करता है, सेविंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली। एआई बेटर प्लानिंग, इन्वेंट्री एलोकेशन, स्टॉक मैनेजमेंट और प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प कर दिया। बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट आपकी प्लानिंग, इन्वेंट्री एलोकेशन और स्टॉक मैनेजमेंट होती है, जो ज्यादातर कम इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमनली चलता है, मैनुअली काम होता है। लेकिन
अगर हम अब बात करें बाहर की इंडस्ट्रीज के अंदर और हमारा जो फ्यूचर होने वाला है उसकी इंडस्ट्री के अंदर, तो ये अब एआई की तरफ ही शिफ्ट होंगी, जो मैं जैसे मैंने आपको बताया। एक मिनट, पानी पी रहा। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब अगर हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज की, बार्सिलोना, अगर आपने सिटी का नाम नहीं सुना लेकिन फुटबॉल लीग का तो नाम सुना ही होगा। ये बार्सिलोना का एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैफिक कंजेशन को अराउंड 21% और कार्बन इमिशन को अराउंड 15% तक रिड्यूस कर चुका है, जिसकी वजह से एआई ट्रैफिक फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, एनर्जी एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अराउंड 1.96 मिलियन रेजिडेंट्स के लिए क्वालिटी और बेटर लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे उनकी कंट्री को आई थिंक सो सबसे ज्यादा ट्रैफिक के बगैर एक प्योर कंट्री के लिए नाम दिया गया है पूरे वर्ल्ड में। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन क्लियरली ये शो करती है कि एआई डेटा माइनिंग सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी मेजरेबल वैल्यू क्रिएट कर रही है। हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन, बिजनेस और स्मार्ट सिटीज तक एआई ऑर्गेनाइजेशन बेटर डिसीजन, पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ कर रही है। एआई का ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट हर सेक्टर में रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, जिसका फ्यूचर में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। और अगर पाकिस्तान ने अभी भी इसे अडेप्ट नहीं किया तो फिर कुछ कह नहीं सकते इस मुल्क का। अब हम बात करते हैं एक केस स्टडी के बारे में, हम बात करते हैं जो आपको थॉरली समझा सकता है कि इसके थ्रू से क्या एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं। ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन वैसे हमने बहुत सारी करी ली, लेकिन अब इसकी एक केस स्टडी पढ़ लेते हैं जो है नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स के अंदर सबसे पहले 2010 में नेटफ्लिक्स को एक मेजर चैलेंज फेस करना पड़ा, जो थी उनके लिए बहुत बड़ा ही मेजर चैलेंज था ये। सब्सक्राइबर ग्रोथ स्लो हो रही थी बिकॉज मार्केट सैचुरेटेड हो जा रही थी और कंपटीशन इंक्रीज हो रहा था। नेटफ्लिक्स ने रियलाइज किया कि सिर्फ कंटेंट इनफ नहीं था, रियल सक्सेस और स्मार्टर पर्सनलाइज रिकमेंडेशन में थी। एआई डेटा माइनिंग स्ट्रेटेजी, नेटफ्लिक्स ने हेवली इन्वेस्ट किया इस चीज के अंदर, एआई डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग सिस्टम में, ताकि एक एडवांस रिकमेंडेशन इंजन बिल्ड किया जा सके। नेटफ्लिक्स ने ऑलमोस्ट हर यूजर इंटरेक्शन का डेटा कलेक्ट करता है, इंक्लूडिंग, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डेटा कलेक्ट करता है वो। सबसे पहले, आप क्या कंटेंट वॉच कर रहे हैं, किस कंटेंट या पॉइंट पर आपने पॉज किया है, किस सीन को वापस से रिवाइंड कर कर देखा है, उसकी यूजर रेटिंग क्या है उस शो की, उस मूवी की, और वॉच टाइम और व्यूअर बिहेवियर। इन सब चीजों को वॉच करके ये मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को मिलियंस ऑफ अदर यूजर्स के डेटा के साथ एनालाइज किया जाता है, ताकि अब हिडन पैटर्न्स जो थे ना, हिडन पैटर्न्स से मैं बहुत ज्यादा इसका नाम लूंगा क्योंकि यही हमारी एक मेन चीज है डेटा माइनिंग के अंदर। और हिडन पैटर्न्स और व्यूइंग प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसकी प्रिडिक्टिव रिकमेंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूजर का नेक्स्ट क्या देखना पसंद करेगा वो रिमार्केबल एक्यूरेसी 99.5% तक अचीव कर चुका है। इस पर्सनलाइजेशन की वजह से यूजर को रेलेवेंट कंटेंट क्विकली मिल जाता है विदाउट सर्चिंग इट, जो उनका वॉच टाइम इंक्रीज कर देता है। और अगर वो यूट्यूब नेटफ्लिक्स बंद कर रहे हो तो उनके सामने वो फौरन पॉपअप हो जाता है और वो उसे वॉच करना वापस शुरू कर देते हैं। आज नेटफ्लिक्स की अराउंड 80% वॉच टाइम रिकमेंडेशन से आती है इंस्टेड ऑफ मैनुअल सर्चेस। ये शो करती है कि एआई ड्रिवन रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म इंगेजमेंट का मेजर सोर्स है। इसका नेटफ्लिक्स के ऊपर एस्टिमेटेड क्या रिकमेंडेशन के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा।
इस रिकमेंडेशन इंजन की वजह से अराउंड $1 बिलियन सेव करता है बाय रिड्यूसिंग कस्टमर चर्न। जब यूजर को उनकी इंटरेस्ट अकॉर्डिंग मिलती रहती है तो प्लेटफॉर्म को लॉन्गर टाइम तक यूज करता है। एआई ने कंटेंट प्रोडक्शन के अंदर नेटफ्लिक्स सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए नहीं यूज करता, बल्कि कंटेंट प्रोडक्शन डिसीजन में भी एआई का इंपॉर्टेंट रोल है। नेटफ्लिक्स का एआई सिस्टम व्यूइंग पैटर्न एनालाइज करता है, सोशल मीडिया ट्रेंड मॉनिटर करता है और मार्केट डिमांड भी प्रिडिक्ट करता है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ नेटफ्लिक्स और गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की चल रही है वो शो करके अपने रिकमेंडेशन एड्स और बहुत सारी चीजें हमारे पास सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शो करता है। इन इंसाइट्स की हेल्प से नेटफ्लिक्स ने डिसाइड करता है कि कौन से शोज मूवीज प्रोड्यूस करनी चाहिए अपनी वेबसाइट पर, अपनी एप्लीकेशन पर। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से सक्सेसफुल शोज जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, द क्राउन और ब्रिजर्टन, ये सारे ग्लोबली हिट बन गए। और स्ट्रेंजर थिंग तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पे किसी ने एक भी एपिसोड या ट्रेलर ना देखा हो। बाकी नेटफ्लिक्स की सक्सेस ये प्रूव कर दिया है कि एआई डेटा माइनिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजी है। बाय डीपली अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर थ्रू डेटा, नेटफ्लिक्स एक सिंपल डीवीडी रेंटल सर्विस या ट्रांसफॉर्म को होकर ग्लोबल एंटरटेनमेंट में पावर हाउस बन गया है। अगर आपको नेटफ्लिक्स का पास नहीं पता ना तो आप उसकी एक दफा, मैंने तो आपको सिर्फ एआई डेटा माइनिंग की केस स्टडी बताई है, लेकिन आप इस स्टडीज की रियल देखेगा तो आपको पता चलेगा नेटफ्लिक्स ने कितना खर्चे और कितनी मेहनत की है। ये केस स्टडी शो करती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस एआई डेटा माइनिंग को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट करें तो वो कस्टमर एंगेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्मार्टर डिसीजन ले सकें और मैसिव बिजनेस ग्रोथ अचीव कर सकें। हमने केस स्टडी तो पढ़ ली, बाकी अगर आप सर्च करना चाहें तो एआई की बहुत सारी, एआई डेटा माइनिंग की बहुत सारी केस स्टडी आप चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एआई डेटा माइनिंग की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन का एक रोड मैप का मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कोई एआई डेटा माइनिंग एआई डेटा माइनिंग की पावर और रियल लाइफ इम्पैक्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल है कि एआई डेटा माइनिंग को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे किया जाए। इसके लिए एक प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एआई इम्प्लीमेंटेशन को टेक्नोलॉजी से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि बिजनेस गोल सेट करने चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ऑर्गेनाइजेशन किन चैलेंजेस को फेस कर रही है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज या कौन सी मार्केट के अंदर अपने बिजनेस को आगे परस्यू करना चाहती है। अब क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं कि क्या हम कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं, क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करनी है, क्या रेवेन्यू इंक्रीज करना है या ऑपरेशनल रिस्क रिड्यूस करना है। क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पूरी एआई स्ट्रेटजी को डायरेक्शन देते हैं। सबसे पहले तो आपने एक पूरा डेटा सेट या एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है अपनी एक पूरी टीम के साथ। पहले आप सोचें कि आपके पास गोल्स क्या क्या हैं, आपके गोल्स क्या क्या हैं। आपने उन गोल्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने बताना है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना इंक्रीज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप इन क्वेश्चंस को तकरीबन 15 to 20 क्वेश्चंस को एक जगह राइट कर लें। फिर उसके बाद देखें कि सबसे पहले पॉसिबल कौन सा है, और अगर हम इसके अंदर एआई इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आगे हमारे लिए किस क्वेश्चन के लिए आंसर सॉल्यूशन हमारे लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब प्रोवाइड कर सकता है। तो आप ऐसे करते हैं, ये आपको फिर बता देगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास डेटा रीडनेस, मतलब इवेल्युएट करना। एआई सिस्टम्स स्ट्रॉन्गर और रिलायबल डेटा पर डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस करना चाहिए। पता है आपको? नहीं। क्या सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है? क्या डेटा क्लीन और ऑर्गेनाइज है? कौन से डेटाबेस और डेटा सोर्सेस एक्सेसिबल है? अब ये ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस आते हैं डेटा एवेल्युएट करने के लिए, मतलब डेटा एवेल्युएशन के लिए।
ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको तीन बताए। मैं आपको एक दफा रिपीट कर देता हूँ। क्या सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है? क्या डेटा क्लीन और ऑर्गेनाइज है? कौन से डेटाबेस और डेटा सोर्सेस अवेलेबल है, एक्सेसिबल है? तो ये सबसे मेन क्वेश्चंस होते हैं हमारे लिए, जिनके ऊपर हमें वर्किंग करना जरूरी होती है। कि इन केसेस में एआई इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना जरूरी होता है। अब आप अपनी सक्सेसफुल एआई प्रोजेक्ट के लिए स्किल टीम रिक्वायर होती है। अब मैं आपको उसके पॉइंट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको मतलब नीडेड होगा उसके लिए। एक पूरी टीम इंक्लूड होनी चाहिए, स्किल टीम रिक्वायर होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट रोल्स जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स और बिजनेस एनालिसिस। अगर चार नहीं हो पा रहे, कोई चार रोल्स नहीं हो पा रहे, तो तकरीबन दो या तीन रोल्स तो होने ही चाहिए आपके पास। फिर ये स्पेशलाइज स्किल्स होती हैं, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग, स्टाफ ट्रेनिंग या एक्सटर्नल पार्टनरशिप्स कंसिडर करती है। आप फॉरेन लार्ज स्केल पर नहीं जा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल स्केल पर इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च कीजिए। एआई जर्नी को ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन समझाना मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि बेस्ट स्ट्रेटजी यही है स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट से स्टार्ट किए जाए, जहां क्विक क्विक विंस और क्लियर आरओआई मिल सके। आप पायलट प्रोजेक्ट जैसे रिस्क को रिड्यूस करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और बिजनेस वैल्यूज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अगर आप पायलट प्रोजेक्ट्स भी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा था कि आप पायलट प्रोजेक्ट्स कर लें, वरना आप अपना खुद का एक स्मॉल सॉल्यूशन या फिर स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे G360 है, और गूगल की दो तीन कंपनीज आज बहुत दफा लॉन्च हुई हैं। तो उनके थ्रू आप अपना स्मॉल स्टार्टअप को, डैशबोर्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर सकते हो। इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ इसको ऑप्टिमाइज और स्केल लेवल पर कैसे लेके जा सके। जब पायलट प्रोजेक्ट से स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए ना, तब आप एआई इम्प्लीमेंटेशन को ग्रेजुअली अदर डिपार्टमेंट्स तक, ऑपरेशन तक एक्सपेंड करें। जैसे तीन चार क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया था ना, इन क्वेश्चन को चेक करते हुए आप एआई इम्प्लीमेंट करें, तो फिर वो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेगा, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेगा। ऐसे ही आप एआई को ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करें हर डिपार्टमेंट पर। इस फेज के अंदर प्रोसेस ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, एआई मॉडल्स को इम्प्रूव किया जाता है और लर्निंग को लार्जेस्ट सिस्टम में अप्लाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं एआई इम्प्लीमेंटेशन एक वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं होता। टाइम के साथ दोबारा और मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से एआई मॉडल्स की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को मॉडल परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली मॉनिटर करनी चाहिए। देखिए हमारे मॉडल्स के अंदर थोड़ा सा भी इशू आ गया ना, तो आपके कस्टमर्स को बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकता है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स। इवेल्युएट करना चाहिए, मॉडल्स को रिटेन और अपडेट करना चाहिए। अब अगर आप इस रोड मैप को मैटर नहीं करते, या मतलब इस रोड मैप को ज्यादा फॉलो नहीं करते, तो तकरीबन दो से तीन या फर्स्ट पार्टी, जैसे आपको मैंने बताया, टीम बिल्ड करके आप अपने हिसाब से इसको रन करना शुरू कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक एक्टिव या एडवांटेजेस तौर पर आपको ये कंपनी को प्रोवाइड करेगा। अब हमने इसके जितने भी एडवांटेजेस थे, रिस्क मैनेजमेंट थे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना था, वो सब तो देख लिया। लेकिन इसका फ्यूचर क्या होगा? इसका फ्यूचर बेसिकली ये होगा कि एआई डेटा माइनिंग के अंदर फ्यूचर इंटेलिजेंट, एडवांस और ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। ये टेक्नोलॉजीज पावरफुल एआई सिस्टम्स, बिजनेसेस और सोसाइटी दोनों को कंप्लीटली रिशेप करेंगी। फ्यूचर में एआई फास्टर, स्मार्टर और मोर ऑटोनोमस सिस्टम्स क्रिएट करेगा, जो रियल टाइम और डीपर इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आपके बिजनेसेस को और ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपकी कंपनीज इंडस्ट्रीज के अंदर जो काम तकरीबन 5-6 घंटे लेते हैं एआई के थ्रू, ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स मॉडल्स या बिलियंस ऑफ वर्ड मॉडल आपके तकरीबन घंटे तो ले ही लेते हैं जनरेट होने के लिए। तो आप उसको आने वाले वक्त के अंदर तकरीबन मिनट्स और सेकंड्स के अंदर अपडेट कर सकते हैं।
फेडरल लर्निंग भी पॉपुलर होगी, जहां एआई डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पर ट्रेन होगी विदाउट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेंट्रल सर्वर्स पर भी स्टोर किया जाएगा। अगर हम इसकी आज के ज़माने में प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले ही लें, तो GPT-4 को चेक कर लेते हैं, जिसके अराउंड 1.76 ट्रिलियन पैरामीटर्स प्रोसेस करता है। और फ्यूचर GPT-5 मॉडल एक्सपेक्टेड है कि वो 10x मोर कैपेबल होंगे। लेकिन GPT-5 तो आई थिंक सो 10 to 15 ट्रिलियन पैरामीटर्स पर है, तो वो भी बहुत ज्यादा ही एडवांस सिस्टम है हमारे लिए। और रियल टाइम एनालिसिस के अंदर आजकल बहुत सारे डेटा माइनिंग बैच प्रोसेसिंग में है, लेकिन फ्यूचर में रियल टाइम एनालिसिस डोमिनेट करेगा। इसका मतलब है कि जैसे ही न्यू डेटा अराइव होगा, एआई इंस्टेंटली उसकी इंसाइट जनरेट कर देगा। आपको उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, बस वो डायरेक्टली अब आपका वर्क कर रहा है। ये ऐसे ही समझ लेते हैं जारविस, आयरन मैन का जारविस जो होता है ना, वही वर्क आपका ये करेगा। ये बिजनेसेस को फास्टर डिसीजन मेकिंग और हाईली रिस्पॉन्सिव सिस्टम में प्रोवाइड करेगा। इसकी अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल आज के जमाने में देखें, तो गार्डनर प्रिडिक्ट करता है कि 2026 तक, 2027 तक अराउंड 80% इंटरप्राइजेस रियल टाइम एनालिटिक्स यूज करेंगी। एज कंप्यूटिंग के अंदर फ्यूचर में सारा डेटा सेंट्रलाइज क्लाउड सर्वर्स पर सेंड नहीं किया जाएगा। इंस्टेड एआई प्रोसेसिंग डिवाइस और लोकल सर्वर्स पर यानी एज पर होंगी। इस अप्रोच के बेनिफिट्स के थ्रू बेटर प्राइवेसी, लोअर लेटेंसी, फास्टर प्रोसेसिंग और ऑफलाइन एआई कैपेबिलिटीज भी बेनिफिट्स हमारे पास शो होंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर एज एआई मार्केट एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक अराउंड 175 बिलियन तक रीच करेगा, 175 बिलियन डॉलर्स तक रीच करेगा। अब ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग के अंदर एआई सिस्टम्स फ्यूचर में ज्यादा ऑटोनमस डिसीजन लेंगे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये आपका सारा काम वही करेगा जो आपका काम करता था आयरन मैन का जारविस। आपके विदाउट इंटरवेंशन के लिए ही वो ये बिजनेस को प्रोसेस करेगा, फास्टर और मोर एफिशिएंट बनाएगा। फॉर एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट फैक्ट्रीज और ऑटोमेटेड फाइनेंशियल सिस्टम्स, ये मिलियंस ऑफ डिसीजन डेली खुद मेंटेन करेंगे। और कॉल्स, चैट्स, ये तो आज का देखे, तो आगे सोचे आगे क्या होगा। इसकी अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, तो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जैसे टेस्ला हो गए हमारे पास, ये फ्यूचर में डेली मिलियंस ऑफ ऑटोनमस ड्राइविंग डिसीजन मेंटेन करेगा। आज हमारे पास टेस्ला सिर्फ रोड के थ्रू रोड को मेंटेन करते हुए चलता है, लेकिन आने वाले वक्त में टेस्ला के अंदर वो चेंजेस आने वाले हैं जो इलॉन मस्क ने अभी सिर्फ हमसे बताया है, लेकिन उन चेंजेस को रिवील नहीं किया है। इनकी जो प्रैक्टिकल चेक कर लेते हैं हम, एथिकल एआई के अंदर जितनी जितनी रैपिडली एआई ग्रो कर रहा है, उतनी ही इम्पोर्टेंस एथिकल को भी इंक्रीज हो रही है। फ्यूचर में कंपनीज फेयर, ट्रांसपोर्ट और अकाउंटेबल एआई सिस्टम्स डेवलप करेंगी, फिर उन पर ज्यादा फोकस करेंगी। गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन न्यू एआई रेगुलेशन और स्टैंड्स इंप्लीमेंट करेंगे, जो आज के दौर में बहुत ज्यादा ही कॉमन होने जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग एआई को गवर्नमेंट के अंदर भी यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट से बहुत सारी एआई इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट न्यू लॉज अप्लाई करेगा बहुत जल्दी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट हाई रिस्क एआई एप्लीकेशन को रेगुलेट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2027 आई थिंक। अब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। क्वांटम कंप्यूटिंग एआई का नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी फेज हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स एक्सट्रीमली लार्ज डेटा को प्रोसेस कर सकेंगे, एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एआई कैपेबिलिटीज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसकी एग्जांपल्स ये हो सकती हैं कि आईबीएम क्वांटम कंप्यूटर्स
एआई प्रॉब्लम्स मिनट्स में सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स को एयर लगते हैं। देख लें, जो काम अभी मिनट्स में हो रहा है और पहले ईयर्स में होता था, तो आगे क्या होगा? तो इन फ्यूचर आगे हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट तो हमारे फ्यूचर पे यही बताता है कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को, एआई को बिजनेस और सोसाइटीज के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में डीपली इंटीग्रेट कर देगा। ऑर्गेनाइजेशन जो इन ट्रेंड्स को अर्ली अडॉप्ट करेंगी, उन्हें स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेंगे। फ्यूचर सक्सेस सिर्फ टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबल एआई इम्प्लीमेंटेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होंगी। फ्यूचर ब्राइट उन ऑर्गेनाइजेशंस का होगा जो इन एआई माइनिंग, डेटा माइनिंग, एनालिसिस पे अभी से वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगी, वरना आगे पता नहीं क्या होगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। एज वी अप्रोच टू द कंक्लूजन ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, की टेकअवेज। हमने स्टार्ट किया था, की टेकअवेज मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप अपने साथ घर लेकर जाने वाले हैं। मींस आप अपने पास उनको एक कॉपी या एक प्रोडक्ट के अंदर यूज करके रख लीजिए, ताकि वो आपको आगे बढ़ के आगे इस्तेमाल करने में इजी हो। जो हर हाल में याद रखना जरूरी तो है। अब फर्स्टली हम बात कर लेते हैं एआई डेटा। डेटा इज न्यू। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी हम बात कर रहे हैं डेटा के बारे में, जो अभी न्यू ही है, न्यूली है। तो अगर हम उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। इन टुडेज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जो इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट एंड एक्ट ऑन इनसाइट्स फ्रॉम डेटा विल डोमिनेट देयर इंडस्ट्री। जो डेटा को कंट्रोल करेगा मार्केट में, वही जीतेगा। सेकेंडली, एआई एक्सेलरेट्स इनसाइट्स ड्रामेटिकली। पहले जो काम महीनों और मैनुअल एनालिसिस के बाद होता था, अब एआई की मदद से वही चीज मिनट्स में हो जाती है। जैसे कि गूगल गूगल का मुझे बहुत याद रहने लगा है, क्योंकि उसकी चीजें देख के तो मैं हिल गया। दिस स्पीड इज टोटली गेम चेंजर। Thirdly, personalization drives customer loyalty. Companies like Netflix और Amazon have already proven, जब आप कस्टमर्स को उनके मुताबिक टेलर्ड एक्सपीरियंस देते हैं तो उनका एंगेजमेंट और आपका रेवेन्यू दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हर चीज में बात आ रही है तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही। थर्डली, फोर्थली, efficiency gains are real and measurable. ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, एआई ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल एरियाज में 15% से लेकर 13% तक कॉस्ट रिडक्शन रिपोर्ट कर रही हैं, विच इज मैसिव चेंज इन आवर कम्युनिटी। फिफ्थ, एआई फ्रॉड और सिक्योरिटी थ्रेट्स को रियल टाइम में डिटेक्ट कर लेता है, प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ह्यूज फाइनेंशियल एंड डेटा लॉसेस। सिक्स्थ, बिल्कुल चैलेंजेस आर सॉल्वेबल, जैसे प्राइवेसी, बियास और एथिकल कंसर्न इम्पोर्टेंट है, जो इन पर अटेंशन देनी चाहिए, लेकिन ये सब मैनेजेबल हैं अगर एक थॉटफुल और सिस्टमेटिक अप्रोच यूज करें तो। उसके अलावा तो सब इम्पॉसिबल है। द फ्यूचर इज नाउ। जो ऑर्गेनाइजेशन सोती रहेंगी या फिर सोचती रहेंगी कि अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, अब इम्प्लीमेंट करेंगे, कल इम्प्लीमेंट करेंगे, या अभी थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं इसके अंदर डाउनफॉल तो नहीं है, तो वो बहुत पीछे रह जाएंगी। यू एब्सोल्युटली नीड टू स्टार्ट योर एआई जर्नी टुडे टू स्टे कॉम्पिटिटिव। एंड फाइनली, सक्सेस रिक्वायर्स स्ट्रेटेजी। सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना काफी नहीं, टेक्नोलॉजी इज जस्ट वन पीस ऑफ पजल। कामयाबी के लिए आपको स्किल्ड पीपल, वेल डिजाइड प्रोसेस और एक ऐसा कल्चर चाहिए जो डेटा ड्रिवन डिसीजन को एम्ब्रेस करे। कंक्लूसिवली मैं आपको बताना चलूं कि दीज टेक अवे शुड गाइड योर थिंकिंग
as we consider how to implement AI data mining in your organization. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो हमने की टेकअवेज ले लिए जो आपको इम्पोर्टेंट या फिर आपको याद रहे। लेकिन ये भी तो बता दो ना कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी, आपका करियर कहाँ पे होगा। तो करियर अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप सबसे पहले जो रैपिड ग्रोथली इंडस्ट्री है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस की है जॉब मार्केट्स के अंदर। Almost every industry today, whether it's healthcare, finance, education, cybersecurity, or e-commerce, everything is looking for professionals who can do work with their data and AI. सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डेटा साइंटिस्ट। Data scientists work with large and complex data set to discover insights and predict future trends. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बस ये सिंपली आपके डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को बता, तो सिंपल वर्ड्स में रहा हूं लेकिन ये सिंपल नहीं है। ये आपके कॉम्प्लेक्स और लार्ज डेटा सेट्स को डिफरेंट इंसाइट्स में डिस्कवर करता है, जो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर ट्रेंड्स को। फिर हमारी सेकंड फील्ड जो आती है वो आती है मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के अंदर आप मेंटेन करते हो एआई सिस्टम्स को, लर्न करते हैं डेटा से, इम्प्रूव करते हैं ओवर टाइम। ये पीपल के रिकमेंडेशन, प्रिडिक्टिव मॉडल्स एंड इंटेलिजेंट एप्लीकेशन दैट वी यूज डेली लाइक यूट्यूब, टिकटॉक एंड एवरीथिंग वी यूज इन आवर लाइव्स आर नाउ कंडक्ट ऑफ एआई। ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो थर्ड हमारी फील्ड है वो है एआई इंजीनियरिंग। एआई इंजीनियरिंग के अंदर हम फोकस करते हैं इंटेलिजेंट एप्लीकेशन जैसे चैट बॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, कंप्यूटर विजन सिस्टम्स, न्यूट्रल लैंग्वेजेस सॉल्यूशंस। टेक्नोलॉजी जैसे चैट जीपीटी, वॉइस असिस्टेंट्स, ये सब एआई इंजीनियरिंग के ही इंडस्ट्री के इंक्लूड होते हैं। फिफ्थली मैं आपको फोर्थ जो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी आती है वो आती है एआई एथिस्ट। एआई बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है अगर वो एथिकल कंसर्न्स के अंदर भी इम्पोर्टेंट बनाया जाए। सब तो ये चेक कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई कैसे होगा, एआई इंजीनियर कैसे बना जाएगा, लेकिन कोई ये चेक नहीं कर रहा है कि एथिकली भी एआई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ना, 10 लोगों में से तकरीबन 2 या 3 लोग ही होंगे जो एआई एथिस्ट के बारे में एथिकली इसके ऊपर वर्किंग करना चाहेंगे। ये भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल फील्ड है हमारे आज के उसमें। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी स्लाइड, हमारी प्रेजेंटेशन अब बस खत्म होने वाली है। आज ना मैंने स्लाइड चेंज नहीं की थी। अब हम इसको बिल्कुल कंक्लूजन कर देते हैं। एज वी कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशन, लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन अल्टीमेट कोर मैसेज। अगर हम इसे समराइज करें तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़िया है जिसको हमने एक छोटे से बॉक्स के अंदर रख के डेटा एनालिसिस के बारे में आपको सब चीजों के मुताबिक समझा दिया। इसके अंदर जो मैनुअली एनालिसिस पहले महीनों में होते थे अब मिनट्स में होते हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन में हमेशा ज्यादा एक्यूरेटी, तेज कॉन्फिडेंट, ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंपेयर फीलिंग इंस्टीट्यूशन होती है। और ये सब चीजें हम अभी कर चुके हैं, तो अब बस इसको एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। Before we end, I want to remember you one thing: data can tell us what happened, but AI can help us discover what is possible. The future belongs to those who are willing to learn, adapt, and innovate. आज जो टेक्नोलॉजीज हमने डिस्कस करी हैं, कल उन्हें क्रिएट और इम्प्रूव करने वाले शायद आप ही हों। सो कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। इसे एंड करने से पहले अगर अब हम क्वेश्चंस वाला सेशन कर लेते हैं। किसी को अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है मुझसे तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। Okay, so first of all, it was like really an amazing webinar. You have like explained quantitative examples with real world case studies, and that literally helped us understand like how important the AI and data mining is.
Okay, Makshuf, I really want to ask you the first question that you have explained as data mining and you have explained the real world examples. But what is the difference between data mining and AI? Like, what is the core difference between you have explained like data mining भी predictions कर देता है तो फिर AI की क्या जरूरत है? सो बेसिकली अगर हम डेटा माइनिंग को एक तरीके से देखते हैं तो वो आपको एक इंसाइट जनरेट करके देता है। डेटा माइनिंग और एआई के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस ये है कि डेटा माइनिंग आपको चीजें बताता है कि आपके फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे, और एआई आपके काम को ऑटोमेटेड कर देता है। आपके काम को ऑटोमेट कर देता है, टास्क को, आपके जो यूज टास्क होता है उनको ऑटोमेशन कर देता है। बस एआई का ये कोर फंक्शन है, और डेटा माइनिंग का ये कोर फंक्शन है कि वो आपको बिजनेस फ्यूचर इंसाइट जनरेट करके देता है। सही, थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ लें। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन भी है मेरे बारे में कोई जानना चाहता सलामकुम। है तो आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि अगर कोई डेटा साइंस की या एआई एमएल इंजीनियर की के लिए पढ़ता है या स्टडी करता है, तो उसको किस लेवल तक करनी चाहिए? यानी आप अगर इसके अंदर चले जाओ तो वो चले ही जाओ, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मॉडल हैं। हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो डेटा साइंस है उसके अंदर डिफरेंट मॉडल हैं, जैसे रिग्रेशन, पीसीए वगैरह, जो हम मल्टीपल जगह यूज़ करते हैं। उसके बाद हम मशीन लर्निंग की तरफ चले जाते हैं, फिर हम डीप लर्निंग की तरफ चले जाते हैं, फिर हम एजेंटिक एआई की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये तो चलती जा रहा है। तो अब हम एजेंटिक एआई तक पहुंचेंगे तो फिर एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आई गेस आई भी है। तो मैं मेरा ये सवाल था कि वन हाउ मच वन शुड लर्न फॉर डेटा माइनिंग, और उसको इतना आ जाए कि वो जो नहीं है स्टोरी टेलिंग कर सके। जो आपने पहले पॉइंट मेंशन किया कि इट इज नॉट अबाउट कि आप टेक्नोलॉजी को लर्न कर रहे हो, इट इज अबाउट कि आप उसको एक्सप्रेस किस तरह कर रहे हो। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो आपने बताया कि आप जनरेटिव एआई सीख रहे हैं, फिर मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, फिर डीप लर्निंग सीख रहे हैं। तो इसका कोई एंड तो नहीं होगा। आपने अभी खुद ही बताया कि एजेंट एआई आ गई, उसके बाद अभी नई टेक्नोलॉजी और आ गई है। तो जब तक ये आई जा रही है सीखते जाएं। क्या है, सीखते रहें। अगर कोई आपको नहीं सिखा रहा तो आपके पास यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, बहुत सारे एआई हैं। क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं सीखेंगे ना तो आगे आपके लिए इशू होगा। अगर एक रेवोल्यूशन आपके पास आ रहा है और अगर आप उसे अडेप्ट नहीं कर रहे, आप ऐसा ही हो गया कि आप बहुत पीछे रह गए। आप मिलीनियन जन जन मिलीनियन के अंदर रह गए कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता। तो आप इसको कैसे परस्यू करेंगे? अगर आपके बच्चे हैं या फिर आप उनको पर सिखाना चाहते हैं कुछ, तो आपने एजेंट क्या तो सीख लिया, अब आगे नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आप उनको क्या सिखाएंगे? आपने अगर उनको सिखाना है और आगे आपने स्टोरी टेलिंग भी करनी है, या फिर आपने किसी कंपनी के अंदर जाके इंटरव्यू देना है जहाँ पे आपको परस्यू करना है अपना फ्यूचर, तो आप वहां पे जाके तो यही बताएंगे ना कि मैंने आगे ये सब चीजें सीख ली हैं, न्यू टेक्नोलॉजी पे ये वर्क कर लिया है। फिर आपको स्टोरी टेलिंग के अंदर ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप उनको ये बताएंगे कि मैं सिर्फ मशीन लर्निंग तक ही रह गया, तो वो आपको बोलेंगे हमारे पास तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसका कोई एंड नहीं है। आपने खुद ही बताया कोई एंड नहीं है, तो बस फिर सीखते जाए और ज्यादा रेवोल्यूशन आता रहेगा, और ये आप सबके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि इसके लिए एक लाइन ही है कि ये ह्यूमन तो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं होंगे, लेकिन जो लोग इससे यूज नहीं करेंगे और जिन लोगों को ये यूज करना आता होगा, एआई वाले लोग उनको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और किसी का क्वेश्चन? ओके, इफ no one has any question, so let's end this webinar.
Sahi. Acha Makshuf, in the end, I really want to ask you to please share your journey from like how have you started learning AI and at what age and now like how have you improved? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताना. जी जी। बेसिकली मैंने 2021 के अंदर आई थिंक अपना एक समर कैंप स्टार्ट किया था यूटेक की तरफ से, जिसके अंदर मैंने बेसिक कोर्स किया था रोबोटिक्स का। अब रोबोटिक्स के अंदर तो जनरली C++ की कोडिंग होती है, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया और पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कंप्यूटर के अंदर। तो इंटरेस्ट होता गया, डेवलप होता गया, फिर ऐसे ही मैंने कनेक्टेड हुआ EMU के साथ। तो फिर वहाँ पे हमारी एक जो है ना कंपटीशन होता है, आपको तो पता ही होगा आप सब लोगों को, EMU इन्वेंट का डेयर टू डिजाइन। तो हमने फिर वहाँ पे एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया मैंने। बेसिकली उसके अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी, जिसके थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा एक सॉल्यूशन था एप्लीकेशन क्रिएट करने का। तो उसके ऊपर हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट हुआ। फिर मैंने उससे फ्लटर सीखा, डार्ट सीखा। फिर उसके बाद जैसे ही अब जो बंदा इस फील्ड के अंदर आ ही जाता है तो उसको इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं और फिर वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है। ऐसे ही मैंने 2023 के अंदर EMU का कंपटीशन विन किया था विद 30 और फिर उसके बाद उसे रीजनल लेवल तक भी लेके गया था, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली आई गॉट लॉस्ट। एंड देन आई परस्यू माय career with AI, and in AI I started learning with the machine learning, deep learning, deep learning, and then models, LLMs, regression, LLMs, and then to agentic AI. Now I am working on the agentic AI, और अब नई नई चीजें आती रहेंगी तो मैं अपने नए नए वर्क करता रहूंगा। और इफ यू वांट टू आस्क अबाउट माय अचीवमेंट्स, firstly I have recognized by 3 international awards and 1 national awards. Oh, sorry, 3 national awards and 1 international award. Okay, great. Acha Makshuf, do you want to like tell us about one project that you're literally proud of about AI and ML and how have you started that and what was it about? One project. Okay, firstly, my most important and my favorite project was Road AI. मैं स्कॉलर बूस्ट और रोड आई को दोनों को साथ ही लेके चलता हूँ, तो मैं आपको किसी एक पे ही बता देता हूँ। फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ स्कॉलर बूस्ट के बारे में। मैंने स्कॉलर बूस्ट के अंदर वही प्रोजेक्ट है जो मैंने डेयर टू डिजाइन के अंदर क्रिएट किया था। इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 3 इयर्स डेवलप करने में लगाए थे, और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था क्योंकि मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं आता था। मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो नॉर्मल स्टैटिक एप्लीकेशन, जो यहाँ पे ऐप डेवलपर्स होंगे या वेब डेवलपर्स होंगे तो उनको पता होगा, मैंने बिल्कुल एक स्टैटिक और UI क्रिएट कर दी थी। उसके बाद मैंने फिर चीज़ें सीखता गया। जब मैंने AI सीखा ना तो कुछ ऐसे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जिसके अंदर AI का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। तो मैंने सोचा यार मैं इस एप्लीकेशन के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। फिर मैंने उस एप्लीकेशन के अंदर, बेसिकली वो एप्लीकेशन थी एक चाइल्ड, मतलब कैसे बताऊँ, चैरिटी बेस्ड एप्लीकेशन थी। जैसे कि आजकल के ज़माने के अंदर, आजकल के ज़माने में नहीं, ये वही आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे आज ऑलमोस्ट अराउंड 22.8 मिलियन सेकेंडरी एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाते, प्राइमरी के बाद ही वो लेफ्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते, और उनके पेरेंट्स उन्हें किसी टायर की दुकान पे बैठा देते हैं, कोई मैकेनिक बना देते हैं ताकि उनके घर पे थोड़ा रोजगार आ जाए। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैंने एप्लीकेशन बनाई थी स्कॉलर बूस्ट, जहाँ पे जितने भी डोनर्स होते हैं ना, अब मैं आपको रियलिटी बताऊं एक, जो हमारे पास फंड रेजर्स होते हैं ना, फंड रेजर्स आपसे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उसका कोई सबूत नहीं देते आपको कि कोई बता दें कि आपने उनको चैरिटी दी है या उनको फंड दिया है या किसी की हेल्प की है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए मैंने एप्लीकेशन क्रिएट कर दी जिसके अंदर डोनर्स और चैरिटी बेस्ड जितने भी लोग हैं जिनको चैरिटी की नीड होती है तो वो आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, और उसके बीच में हम उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर मैंने AI इंटीग्रेट किया, जो मॉनिटरिंग वाला वर्क AI खुद ही इम्प्लीमेंट कर देता है
और जितने भी मेरे बिजनेस के अंदर सजेशन या फिर कोई भी चीजें आ रही होती हैं, सजेशन वाली आ रही होती हैं, इंसाइट्स फिल करने की होती हैं, वो एआई खुद ब खुद हैंडल कर लेता है। मुझे बस उसके अंदर टाइम बाय टाइम एल्गोरिथम को अपडेट कर लेना होता है, तो वो उसके बाद खुद ही अपडेट कर देता है उन चीजों को। That's really impressive. Thank you so much. Welcome. सही। तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है और ये नमाज का टाइम भी है, तो कैन वी लाइक रैप इट अप? Okay. So Makshu, do you like really want to give us some closing words? Yes, I would like to give you some closing words. Uh, Thank you so much for your amazing attention and engagement throughout this session. आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन से एआई डेटा माइनिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग तो मिली होगी। सो बाय, अल्लाह हाफिज। Yes, definitely. It was really helpful. Thank you so much for coming and thank you so much for presenting. We are looking forward to have all like more of these sessions with you, inshallah. Thank you so much. थैंक यू। Okay, now Okay then. we're wrapping it up. Okay.